फाइन स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पर चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट एडिटोरियल देखो, इंडिया नेपाल रिलेशन, स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी मैटर्स एज मच एज द सब्सटेंसेस। इसका मतलब देखो, अभी नेपाल में सरकार बन चुका है, पता होगा तुम लोग को, अभी नया सरकार बन चुका है नेपाल में। नेपाल का भी इलेक्शन हुआ था और देखो केपी ओली प्लस प्रचंडा, ये दोनों मिलकर सरकार बनाया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रो चाइनीज, केपी ओली से प्रो चाइनीज, एंटी इंडियन टैग है इसके ऊपर। तो इंडिया तो जानते हो कि पहले ही अपना फिंगर बंद कर लिया इंटरनल मैटर पे बोल के। किसी भी कंट्री का इंटरनल मैटर पे घुसना नहीं चाहिए किसी भी कंट्री को। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई भी परिवार में कुछ भी चले, बाहर से कभी भी नहीं आना चाहिए इंटरफेरेंस। ये देश के लिए भी उतना ही सही है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में क्या किया जाए भारत की तरफ से, तो इसलिए डिप्लोमेसी का स्टाइल मैटर करता है इंटरनेशनल रिलेशन में। अब जो भी चीज़ से नाता जोड़ रहे हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका तरीका क्या है डिप्लोमेसी का, समझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है हमारे इंडिया और इंडियाज़ का नेबरहुड पॉलिसी को समझने के लिए। सेकेंड वन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल यहीं पे तुम लोग का एक्स्ट्रा ध्यान लगना चाहिए। स्ट्रक्चरल चेंजेस नज़र आ रहा है हाउस होल्ड सेविंग्स में। हाउस होल्ड सेविंग देखो, हाउस होल्ड सेविंग के वजह से ही इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा जाता है। जितना पैसा हम लोग जमा करते हैं बैंक में, जितना एमएसएमई सब पैसा जमा करता है बैंक में, आखिर बैंक को वो पैसा, वो बैंक क्या करेगा फिर, इन्वेस्टमेंट रेट में कन्वर्ट करेगा। तो जितना अधिक हाउस होल्ड सेविंग हो उतना बेटर है इकोनॉमी के लिए। मगर रिसेंट टाइम में हाउस होल्ड सेविंग बहुत कम हो रहा है, और जब बहुत कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है बैंकिंग सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको एक एक करके बारीकी से, यानी कि जो ये एडिटोरियल है ये पूरी तरीके से इकोनॉमिक्स का अध्ययन है ये, और एक एक डेटा पे काम करना होगा हमें, बहुत समय लगेगा इसको बताने में। नेक्स्ट वन देखो, मोर रिसोर्सेज फॉर पब्लिक इंस्टीट्यूशन इज ए मस्ट फॉर हेल्थ फॉर ऑल। देखो सरकारी हॉस्पिटल जरूरी है कि नहीं है बताओ। अभी जिस हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल सब मोनोपोली कर रहा है, हाँ ये मानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आयुष्मान भारत का फैसिलिटी है। मैं आयुष्मान भारत का फैसिलिटी होने के बावजूद भी इन लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज लगाता है पेशेंट्स के ऊपर। बात समझे, प्रॉब्लम है। हाँ ये अलग बात है कि अभी कोविड के बाद जो पब्लिक स्पेंडिंग होना चाहिए था, यानी कि सरकार का जो स्पेंडिंग होना चाहिए हेल्थ केयर पर, वो बढ़ा है 2.1% हो गया, जो कि अच्छी बात है। पहले 2 से बहुत बिलो था जी, 1 और 1.5 के बीच में था पहले, वहाँ भी बढ़ा है, और उसमें स्टेट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों नहीं एम्स टाइप का हॉस्पिटल हर एक डिस्ट्रिक्ट में या हर एक स्टेट में होना चाहिए। एम्स देखते हो कितना क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है एम्स का, क्यों नहीं होना चाहिए। अभी भी 2/3 टर्सरी सेक्टर देखो, टर्सरी मेडिकल फैसिलिटी देखो तो प्राइवेट ही प्रोवाइड करता है। यदि प्राइवेट प्रोवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो मोनोपोली करेगा, वो ज़्यादा पैसा लेगा, वो बात समझे। और इंश्योरेंस कंपनी, पॉकेट एक्सपेंडिचर, यदि आदमी का तबीयत खराब होता है तो पॉकेट एक्सपेंडिचर 48 रुपीज़ है, वो भी नाम के लिए है। जब हॉस्पिटल में कोई प्रवेश करता है देखते हो कितना दुनिया भर का टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिकल, ये वो दुनिया भर का होता है कि नहीं होता है। तो 48 तो आपका ऑफिशियल आंकड़ा है, उससे अधिक खर्च होता है एक आदमी का, तो फिर मिडिल क्लास कहाँ जाएगा। तो इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ताकि सबको मेडिकल का फैसिलिटी मिल सके। आया समझ में। चलो इसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं एडिटोरियल्स में। इंडिया नेपाल रिलेशंस, स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी मैटर्स एज मच एज सब्सटेंस, यानी कि स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझे। किसी भी कंट्री के साथ सिलेबस देखो इसका, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, देखो मैटर क्या है। थोड़ा नेपाल के बारे में समझते हैं। नेपाल का जो ऑफिशियल नेम है, जैसे हमारा भारत का ऑफिशियल नेम क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, करेक्ट। तो उसी तरह ऑफिशियल नेम जो है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। और ये लैंडलॉक कंट्री है तुम्हारा तिब्बत और इंडिया के बीच में। तिब्बत मतलब चाइना और इंडिया के बीच में ये लैंडलॉक्ड है। इसका मतलब ये कंट्री किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट होगा, इंडिया पे डिपेंड होगा, क्योंकि इंडिया के साथ जो बॉर्डर लगता है वो लैंड का बॉर्डर है, और उस तरफ क्या है, माउंटेन है। तो इंडिया और नेपाल का जो रिलेशन है वो रोटी बेटी का रिलेशन है स्टूडेंट, ठीक है। वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं, और नेपाल में जो फॉरेन रेमिटेंस जाता है वो इंडिया से ही जाता है। डू यू नो दिस थिंग, भारत से ही जाता है। अधिकतर जो पैसा कमाता है नेपाली लोग तो इंडिया से ही कमाता है वो। तो
और यदि इंडिया के साथ रिलेशन नेपाल खराब रखेगा तो इन लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा ना। मैं वहाँ पे जिसको सत्ता चलाना है वो थोड़ी सोचेगा ये सब चीज़, उसको तो पोलराइज करना है सोसाइटी को। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? लैंड लॉक कंट्री, बॉर्डर देखो, एक साइड इंडिया है, एक साइड तुम्हारा चाइना है। पॉपुलेशन कितना है? 3 करोड़ का पॉपुलेशन है। 81% हिंदू है वहाँ पे, हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, और 8% बुद्धिज्म है। देखते हो कि तो हिंदुइज्म कितना, देखो एक नेपाली है बाबू जो पहले हिंदू राष्ट्र था, वो अलग बात है कि अब डेमोक्रेसी हो गया वहाँ पे, वहाँ कितना क्लोज रिलेशन है, बुद्ध भी वहीं से आए थे, है ना। हाँ, राम जी से लेकर सीता जी का एपिसोड भी नेपाल और इंडिया से रिलेटेड है। तो फिर तो नेपाल जो है शुरू से ही नेपाल से हमारा बहुत नाता रहा है, समझ गए स्टूडेंट। देखो यहाँ पे संविधान, इसका संविधान कितना लंबा स्ट्रगल के बाद बना, बता 2015 में संविधान बन के तैयार हुआ है। और संविधान बनने के बाद भी डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा, कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिला उसमें, जो ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था, जो हक मिलना चाहिए तो वो हक नहीं मिला इन लोग को। और अभी भी स्टेबल नहीं है। यदि स्टेबल होता तो सरकार तो बहुत अच्छे से बन सकता था। राइट फ्रॉम 2015 टू 2024 कितना बार सरकार गिरा, उठा, फिर बना, फिर बिगड़ा। तो अभी ये लोग एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, फुल फ्लेज डेमोक्रेसी नहीं हुआ इस कंट्री में, समझे। और इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है जानते हो ना, ओपन है, कोई भी जा सकता है नेपाल। जाते हैं ना, आँख दिखाने के लिए भी पहुँचते हैं ना हम लोग। तो विराटनगर कितना फेमस है मेडिकल के लिए, सस्ता में ही हो जाता है। और टूरिज्म के लिए नेपाल तो जाना आता है दुनिया में, टूरिज्म के लिए बेस्ट, काठमांडू बेस्ट है, पोखरा बेस्ट है। और इंडियन लोग बहुत अच्छा से जाते हैं और लोग बहुत अच्छा से ट्रीट करते हैं, वो लोग भी आते हैं, बहुत अच्छा से ट्रीट होता है। रक्सौल सब देखो, ऊपर का जो रीजन है बहुत अच्छे से रिलेशन है ना। पेट्रापोल तो वहाँ पे लोग आते हैं, हाँ सॉरी वेस्ट बंगाल, वहाँ पे जो इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है वहाँ से भी लोग आते हैं, यहाँ से भी खरीदते। रक्सौल सब, जोगबन्नी सब, कितना सुंदर व्यवस्था है नेपाल, इंडिया और नेपाल का शुरू से रोटी और बेटी का रहा है, रिलेशन रहा है। और इस टाइम में यदि नेपाल की तरफ से कोई है ना दिक्कत होता है तो है, मतलब डिप्लोमेसी में प्रॉब्लम है आपका। अब देखो इससे पहले भी तो हम लोग किए थे कि इंडिया, वर्ल्ड स्टेचर इंडिया का बढ़ रहा है, मगर नेबरहुड पॉलिसी देखेंगे तो इंडिया का घट रहा है। क्यों? बाई पार्टीशन सपोर्ट नहीं है। दूसरी बात है कि वहाँ पब्लिक का सपोर्ट नहीं है। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने की ज़रूरत है। देखो थोड़ा सा ये देख लेते, देखो यहाँ पे तुमको लिपू योद्रा पास दिख रहा होगा, जूम करो उसको, है ना। उसका देखो काला पानी दिख रहा है ना। अब देखो दिक्कत क्या है कि काला पानी यानी कि जो रिवर शारदा है, जो नेचुरल बाउंड्री है तुम्हारा उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, वो अपना ओरिजिन चेंज कर लेती है। तो इसके वजह से डिस्प्यूट हो जाता है। अभी नेपाल ने अपना मैप जारी किया, ये जितना भी रीजन तुमको दिख रहा है वो इंडिया भी क्लेम करता है, वो भी क्लेम कर रहा है, तो इंडिया को दिक्कत होगा ना इससे। सिमिलरली ये चीज़ लिख लेना तुम लोग, सिमिलरली सुस्ता रीजन, बिहार का जो सुस्ता रीजन है, रिवर गंडक अपना जब कोर्स चेंज करती है तो वहाँ पे भी डिस्प्यूट होता है। सुस्ता रीजन, जैसे वहाँ पे काला पानी वाला रीजन है ना जी, ये वाला, हाँ लिपुले, ये वाला जो तुम्हारा है लिम्पू याद्रा वाला जो पास है, डिस्प्यूट हुआ बिकॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ रिवर काली और रिवर शारदा। तो सिमिलरली जब गंडक अपना कोर्स चेंज करती है तो सुस्ता रीजन जो बिहार का रीजन है वो भी डिस्प्यूट हो जाता है, समझे। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो फुल फ्लेज डेमोक्रेसी अभी नेपाल में नहीं आ सका, ठीक है। 15 में भले ही संविधान बन गया वहाँ पे, वहाँ फुल फ्लेज डेमोक्रेसी नहीं आ सका। कारण क्या है उसका? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ही नहीं ढंग का, क्रेडिबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होना चाहिए, जैसे हमारा है ना, हमारा भी सकी है, मगर क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, जैसे पार्लियामेंट होना चाहिए, जैसे इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, जैसे सीबीआई होना चाहिए। अपना अपना कंट्री का होता है, क्रेडिबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है वहाँ पे। कन्फ्यूजन है कि कंट्री किस ओर जा रहा है नेपाल, समझे, कन्फ्यूजन है। और दूसरी बात है कि सरकार बार बार चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट, है ना। और कोलिशन का बार बार सरकार चेंज हो रहा है। कभी जो पार्टी जीत के आया है, जो बड़ा है, मेजोरिटी में है, मेजोरिटी मतलब जिसको संख्या ज़्यादा है, वो मिल के सरकार बना रहा है। और यही चीज़ इस बार भी हुआ, केपी ओली और प्रचंडा मिल के सरकार बना दिया। पहले उससे पहले नेपाली कांग्रेस था, नेपाली कांग्रेस हट गया। तो कोई यहाँ पे आइडियोलॉजी का काम नहीं है, जिसको नंबर ज़्यादा आया मिल के सरकार बना रहा है। ये अच्छा नहीं है कंट्री के लिए। कई लोग तो कहते हैं कि संविधान को जो बनाया गया है वो बिना डेलिब्रेशन का बनाया गया, बिना डिबेट का बनाया गया, इसलिए कई को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। याद करो 2015 का वो समय, जहाँ पे जितने भी नीचे जो तराई रीजन में जो लोग रहते थे,
है ना, हमारे जो इंडियंस लोग रहते थे वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था उस समय, और उस समय इंडिया ने उसी समय प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब इंडिया और नेपाल का रिलेशन उसी समय खराब हो गया। लीडर्स के पास एक्सपीरियंस है मगर विजन में कमी है, चैलेंजेस को ठीक से झेल नहीं पा रहा है, करप्शन मिस गवर्नेंस देखो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो वही काली रिवर का ओरिजिन को लेकर कंट्रोवर्सी होता है इंडिया और नेपाल के बीच में, उसी तरह गंडक को लेकर भी सुस्ता रीजन में होता है। आगे देखो विद्यार्थी क्या हुआ, कोलिशन पार्टनर बार बार चेंज हो रहा है। अभी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो अभी हुए हैं, मोस्ट लीडर पुष्पा कमल दहाल प्रचंडा, ठीक है, वो लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट में। उससे पहले नेपाली कांग्रेस था, नेपाली कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन था, बताओ नेपाली कांग्रेस हट गया, और सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी है वो केपी ओली का, केपी ओली भी था ना, केपी ओली भी तो था ना प्राइम मिनिस्टर। तो और ये बात सबको पता है कि केपी ओली क्या है, प्रो चाइनीज है, एंटी इंडियन है। तो क्या मैसेज जाता है, क्या मैसेज जाता है कि नेपाल जिसके साथ रोटी बेटी का रिलेशन था अब वो चाइना के पाले में चला गया है, और चाइनीज यही तो चाहता है, चाइनीज यही तो चाहता है, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था ना पीछे से। तो फिर अमा ये नेपाल को पता है कि माउंटेन का कनेक्टिविटी हार्ड है एज कंपेयर टू लैंड, लैंड का कनेक्टिविटी नॉर्मल कनेक्टिविटी है, नेचुरल कनेक्टिविटी है। कौन नेपाल को समझाए। और उसके बाद केपी ओली सब का बयान देखो, उसके बाद जो नेपाली लोग सब रहते हैं वो भी एंटी इंडियंस हो गए हैं। तो ये चीज़ अच्छा नहीं है कंट्री के लिए, हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। इनफैक्ट देखो रिसेंट डेवलपमेंट जो हुआ है इससे साफ साफ पता चलता है कि जो नेपाल का जो स्टैंड है वो प्रो चाइनीज स्टैंड है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे ये दो चाइनीज फर्स्ट थे जिन्होंने ऑफिशियली वेलकम किया इस अलायंस को, फ़ोन करके होता है जैसे कोई जीतता है तो फ़ोन करके जो बोला आता है, चाइनीज़ लोग किए हैं फर्स्ट। दूसरी बात है कि परंपरा ये है कि कभी भी कोई सरकार बनेगा तो उसका फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में विजिट करेगा नेपाल का, ये परंपरा शुरू से रहा है। यानी कि नेपाल में जब सरकार बनेगा तो नेपाल का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में विजिट करेगा, ये नियम है। इंडिया में विजिट नहीं किया, ये फर्स्ट विजिट चाइना रहा, तो क्लियर इंडिकेशन है ये, क्लियर इंडिकेशन है ये। कन्वेंशन ब्रेक कर दिया ना, हाँ, और नेपाल अग्री हो गया कि हम चाइना का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को हम कोऑपरेट करेंगे, फिर रिवाइव करेंगे। व्हाट इज दिस? अजय इसको पता है कि एलिफेंट प्रोजेक्ट है वो सब, इसको पता है कि कोई वाइबल प्रोजेक्ट नहीं है। चाइना का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव की वजह से कितना कंट्री दलदल में चला गया कर्ज का। जैसे श्रीलंका देखो, श्रीलंका में जो पिछले साल तीसरे साल जो हुआ था, श्रीलंका में जो क्राइसिस हुआ था, तो उसमें जिम्मेदार तो एक चाइना भी है। तो उसके बाद भी देखो नेपाल एग्री किया कि हम बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहते हैं। हाँ देखो हाई लेवल मिलिट्री विजिट्स हुआ, यानी कि जो भी अंडरस्टैंडिंग सब डेवलप्ड हुआ चाइना और नेपाल के बीच में। तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि नेपाल के ऊपर वो इन्फ्लुएंस करना चाहता है, अपने पाले में रखना चाहता है चाइना एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पे इंडिया यदि सोच समझ के काम नहीं करेगा तो फिर इंडिया बहुत पीछे चला जाएगा, बात समझा। और इंडिया पे यदि इंडिया यहाँ पे और उसका इंटरनल मैटर पे यदि बयानबाजी करेगा तो एक तो पहले से पूरा रिलेशन खराब है और रिलेशन खराब कर लेगा। तो देखो ऑथर के द्वारा क्या सजेशन दिया जा रहा है कि इंडिया, देखो इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया को अपना स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी में चेंज लाना चाहिए, इंडिया को डेवलपमेंटल एजेंडा पे बात करना चाहिए, समझे, डेवलपमेंटल एजेंडा पे, ताकि क्रॉस पार्टी पॉलिटिकल कंसेंसस भी तो प्राप्त हो इंडिया को। अब इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी नेबरहुड है इंडिया का, चाहे नेपाल हो चाहे भूटान हो, हाँ पाकिस्तान तो छोड़ ही दो, नीचे श्रीलंका देखो, बाय पार्टीजन सपोर्ट ही नहीं है इंडिया को। बाय पार्टीजन सपोर्ट मतलब कि 2 पार्टी है 3 पार्टी है, सबका सपोर्ट नहीं है। अब देखो शेख हसीना है ना बांग्लादेश में, उसका इंडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। यदि शेख हसीना हार जाए और दूसरा आ जाएगा तो वो एंटी इंडियन है वो, और प्रो चाइनीज है वो। मालदीव में क्या हुआ, मुझू क्या किया, हाँ मुझू का भी सेम कहानी है कि नहीं है। श्रीलंका में देखो क्या किया राजा पक्से का। तो बाय पार्टीजन सपोर्ट नहीं है, क्रॉस पार्टी जो सपोर्ट होना चाहिए वो नहीं है भारत को। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे केस में हमें डेवलपमेंटल एजेंडा पे ध्यान देना चाहिए, वहाँ का जो पीपल का जो क्वालिटी है उसको ठीक करने का प्रयास होना चाहिए, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, फूड एंड न्यूट्रिशन पे, चाइल्ड डेवलपमेंट पे, जेंडर पे, जॉब पे, ठीक है ना, ये हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि चाइना का जो एम्बिशियस प्रोग्राम है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इन लोगों को जोड़े, उसको हम काउंटर कर सके, मगर कोई इंटरनल बयान दे के नहीं, ये डेवलपमेंट एजेंडा पे काम करके। तो इसलिए स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी मैटर करता है, किस तरीके से आप डिप्लोमेसी कर रहे हो नेपाल के साथ, बात समझे ना, जो चीज़ कर रहे हो उससे इंपॉर्टेंट आपका तरीका क्या है वो इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गया ना स्टूडेंट। इसलिए इंडिया को ना अभी बहुत सारे बयानबाजी से बचना चाहिए,
2015 में हमने जो बयान दिया उसके वजह से रिलेशन अभी तक खराब है हमारा। मोदी जी जाके भाषण दे दिए थे ना वहाँ पे, क्या रिलेशन खराब हो गया ना अभी तक रिलेशन खराब है नेपाल के साथ। उसको चाइना को मौका मिल गया वो चीज़। हाँ, हमेशा नेपाल या जो आसपास के जितने भी कंट्री है वो हमेशा आरोप लगाता है। आरोप क्या, वो बोलता है इंडिया का जो एटीट्यूड है वो बिग ब्रदर का एटीट्यूड है। तो जब बिग ब्रदर का एटीट्यूड होगा तो कोई भी कंट्री आपके साथ नज़दीक जुड़ना नहीं चाहेगा। और हम लोग रिसेंट टाइम में ये भी पढ़े थे कि इंडिया क्यों नहीं क्वाड में अपना नेबरिंग कंट्री को ले जाता है। बड़े बड़े जो ग्रुपिंग है उसमें इंडिया उन लोगों को शामिल करे ताकि इन लोगों को लगे कि हाँ इंडिया इन लोगों को साथ है। समझे, ये सब इंडिया को करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इमीडिएट नेबरहुड को लेके चलना है ना। दोस्त को आप बदल सकते हो, पड़ोसी को आप नहीं बदल सकते हो, तो पड़ोसी को साथ में लेके चलना। समझ गए। चलो, वेरी वेरी सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये। देखो, स्ट्रक्चरल चेंजेस आर क्लियरली एविडेंट इन हाउस होल्ड सेविंग इन रिसेंट ईयर्स। सिलेबस जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो स्टूडेंट, इसको एक एक करके बारीकी से तुमको समझना है। हाँ, बहुत अच्छे से समझना है, इसमें पूरा इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होगा। पहले समझो बात को। इंडिया का देखो, पहले डेटा देखते हैं। इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी एट करेंट मार्केट प्राइजेस, ठीक है, करेंट है, कांस्टेंट नहीं है, यानी कि ये क्या है बच्चे लोग, नॉमिनल है, इसमें इन्फ्लेशन जोड़ा जा रहा है। समझे ना, क्यों, करेंट मार्केट प्राइजेस। करेंट मार्केट प्राइजेस का मतलब क्या है कि इसमें आपका इन्फ्लेशन है, महंगाई वाला चीज़ एलिमेंट जोड़ा जा रहा है। अब इस चीज़ को समझो तुम लोग, क्या बोला जा रहा है कि अभी भारत का जो टोटल ग्रॉस का मतलब क्या था, टोटल डोमेस्टिक जो सेविंग है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो कितना है, 30% है। पहले कितना था, 34% था, यानी कि 4% घटा है। अब कहोगे कि सर वरी होने की क्यों जरूरी है। अरे भाई, वरी होने की जरूरी है, टेंशन का बात है, मैटर ऑफ कंसर्न है। ये क्यों मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि आखिर यही पैसा सब बैंक में डिपॉजिट होता है और यही पैसा सब तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाता है। बैंक देता है ना पैसा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा देता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जितना ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कम होगा उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कम होगा। बात समझो, आखिर यही पैसा उस तरफ जाता है। एक बात समझ में आया, 4% से घटा है टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। कितना परसेंट से घटा है, 4% से घटा है लगभग 10 साल में। अब यहाँ पे देखो इस बात को, इसमें से डोमेस्टिक सेविंग में हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, इसमें बहुत सारे सेक्टर आता है। हाउस होल्ड सेक्टर देखो वो भी घटा है, वो कुछ ज़्यादा ही घटा है, 18% से 23% घटा है। पहले 18% था और वो तुम्हारा 23% हुआ। कितना परसेंट हुआ जी, 5%। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 5% घटा है। इसका मतलब व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब इन्फ्रेंस क्या है। इसका इन्फ्रेंस ये है विद्यार्थी लोग कि जब टोटल डोमेस्टिक सेविंग 4% घट रहा है और डोमेस्टिक सेविंग के अंदर जो कंपोनेंट हाउस होल्ड सेक्टर सबसे बड़ा कंपोनेंट है और वो 5% से घटा है, इसका मतलब स्थिति ठीक नहीं है। आदमी लोग जो पैसा जमा, अब हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर मतलब तुम्हारे और मेरे ऐसा इंडिविजुअल्स, एमएसएमई सब, एमएसएमई भी हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर आता है। तो उसका जो रकम है बैंक सब में वो घटा है। समझे, बैंकिंग में नहीं और भी बहुत सारी जगह पे घटा है। वो अब मैं थोड़ी देर में खोलूँगा, बट यहाँ से दो चीज़ पकड़ के लेके चलो अभी कि ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग 34 से 30% हुआ, 4% घटा है। उसमें से ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है हाउस होल्ड सेक्टर का जो सेविंग है वो 5% से घटा है। इस चीज़ को, दो चीज़ को लेके चलो अभी, ठीक है। ये बहुत सारा चार्ट को दिखाना है, समझ गए स्टूडेंट। हाँ, फर्स्ट वाला चार्ट है जिसको जूम करो। हाँ, इसको जूम करोगे तो वहाँ पे देखो फिनेंशियल सेविंग शेयर्स है, फिजिकल एसेट शेयर है, करेक्ट। ये दो चीज़ को पकड़ो। उसमें भी देखोगे 2022 और 23 का देखोगे तो कुछ नहीं 30% के आसपास, और जबकि वही तुम 11-12 में देखते तो उससे ज़्यादा था। वो दिख रहा है तुमको, हल्का फुल्का दिख रहा है ना, हालांकि नीचे भी देखेंगे हम लोग, डोंट वरी। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया, यदि तुम 2020 और 21 का ही देखो ना स्टूडेंट, 2020 और 21 का देखोगे तो उस समय फिनेंशियल शेयर कितना था, सेविंग शेयर कितना था, देखो लगभग तुम्हारा 50% था। वो 0.5 है ना, 50% था। अभी घट कर लगभग 29 और 30% हो गया वो। आर यू गेटिंग मी, समझ पा रहे हो ना। अधिकतर क्या है, फिजिकल एसेट शेयर है वो अधिकतर, क्योंकि वो छोटा छोटा है, उसको नेगलेक्ट कर दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो लास्ट में टिक 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 है ना, उसको नेगलेक्ट कर दो। तो यहाँ से भी इससे भी पता चलता है
कि जो फिनेंशियल सेविंग जो है वो कम हुआ है इंडिया में। ठीक है, हालांकि तुमको ज़्यादा चीज़ यहाँ समझ में आएगा। देखो ये वाला देखो, जो अभी जस्ट पढ़े हो स्टूडेंट, अब देखो इसका मतलब क्या होगा, जो हाउस होल्ड सेविंग देखो अभी जस्ट बोले ना, कम डाउन टू 61% ऑफ द टोटल, यानी कि देखो 30% उसका, यानी कि 34% से 30% हुआ, 34% से 30% हुआ ना जी टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। उसमें से पहले कितना था, 23% था 2011-12 में, वो घट के कितना 18% हुआ। तो इसका देखोगे तो 60% के आसपास हुआ ही है। तो हाउस होल्ड सेविंग तुम्हारा 61% है टोटल का 30 का 18% कितना होगा, 61%, 60 के आसपास। ये डेटा कैसे आया तो ये समझते चलो तुम लोग, यानी कि टोटल ग्रॉस सेविंग क्या है 30% है, और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हाउस होल्ड सेक्टर कितना परसेंट है, वो 18% है। तो देखो 60% हुआ कि नहीं हुआ। तो वही बोल रहा है कि देखो कि हाउस होल्ड सेविंग सेक्टर आपका वो 61 हुआ है टोटल का। अब यहाँ पे परसेंटेज देखो स्टूडेंट, देखो कैसे घटा है 2011 और 12 में। ठीक है, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखते ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग का, ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग टोटल ओवरऑल, तो देखो कितना लगभग 35 के आसपास था वो, और 34-35 के आसपास था। घटते घटते कितना हो गया, 30 हो गया ना, ग्राफ में दिख रहा है तुम लोग को। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला ग्राफ देखो, हाँ 2011-12 में लगभग वही 23-24% था, वो घट के कितना हो गया 18% हो गया। जो बोले हैं ऊपर वही चीज़ को दिखाया है। आया तो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग में टोटल जितना जमा होता है उसमें हाउस होल्ड सेविंग कितना है 61 हुआ है, क्योंकि एक टाइम उससे ज़्यादा बेटर था वो। ठीक है, इतना ले चलो। अब इसमें देखो स्टूडेंट, इसको जूम करो और इसको समझने का प्रयास करिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कि डोमेस्टिक सेविंग के अंदर क्या क्या चीज़ है, डोमेस्टिक सेविंग के अंदर क्या क्या चीज़ होता है। तो पहले ग्रॉस सेविंग देखते हैं, आखिर रकम में कितना ग्रॉस सेविंग हो रहा है, यानी कि टोटल पैसा जमा कितना हो रहा है, क्योंकि ये पैसा जितना जमा होगा यही पैसा खर्च होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए। तो देखो 71,000 करोड़ लिखो, 71,000 करोड़ है ये। हाँ जोड़ो तो जरा, हाँ कितना है, सही है ना जी, 1 10 100,000 लाख 10 लाख, हाँ 71 लाख करोड़ है, सॉरी 70 लाख करोड़ होगा ना। हाँ टोटल अच्छा इसको रकम जोड़ो तो कितना है 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख, हाँ 71 लाख करोड़ है ना, ब्रैकेट में दिया गया ना लाख करोड़ ऊपर में। तो 71 लाख करोड़ टोटल सेविंग, ग्रॉस सेविंग मतलब टोटल सेविंग। अब ये कहाँ से आया देखो 71 लाख करोड़ में। अब इसमें 4-5 कंपोनेंट लेना है। फर्स्ट कंपोनेंट देखना है नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, दूसरा कंपोनेंट है फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तीसरा है जनरल गवर्नमेंट, ठीक है गवर्नमेंट का, और हाउस होल्ड सेक्टर आ गया ना 1.4 में। हाउस होल्ड सेक्टर में तुम्हारा दिया गया है, हाँ, और हाँ देखो उसमें ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग दिया गया है, लेस फाइनेंशियल लेबिलिटी दिया गया है, सेविंग इन फिजिकल एसेट दिया गया है, गोल्ड या सिल्वर ऑर्नामेंट्स में ये दिया गया है। तो तुम यहाँ से जो कंपोनेंट पकड़ोगे, तुम लोग यहाँ से 3-4 कंपोनेंट पकड़ोगे ब्रॉडली देखने के लिए। तो नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिखो वहाँ पे, ग्रॉस सेविंग में सबसे पहला कंपोनेंट नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अरे यूपीएससी प्रीलिम्स में आएगा ये सब चीज़, राइट डाउन दिस थिंग। नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का कितना रोल है 24 लाख। 71 लाख में 71 लाख करोड़ में इसका कितना है 24 लाख है। देखो तो गनो तो फिर से 1 10 100,000 10 लाख 10 लाख, सही बात है ना 24, हाँ 24 है, चलो 24 मान के चलो, 71 लाख करोड़ में 24 है। अब नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में बहुत सारा चीज़ आता है, वो अभी लिखने की जरूरत नहीं है तुमको। दूसरा क्या है फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में तुम्हारा बैंक सब आता है। फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स बैंक्स, जितने भी बैंक से होता है ना सब उसमें होगा। तो कितना है ये तुम्हारा जमा 36 1 10 100,000 10 लाख, हाँ ये लाख है तुम्हारा। तो इसमें 3.5 लिख दो, 3.5 लाख करोड़। हाँ कितना है देखो तो, सॉरी 59 है ना जी, 1 10 100,000 10 लाख, हाँ 6 लाख लिख दो, 6 लाख करोड़ लिख दो इसको, हाँ 6 लाख करोड़ लिख दो, समझ गए ना। हाँ जनरल गवर्नमेंट तो हमेशा लेस ही होगा कि गवर्नमेंट इशू करती है ना बॉन्ड सब, वो तो नेगेटिव में ही रहेगा, तो उसको छोड़ दो, नेगेटिव में रहेगा ऑलवेज, चाहे वो स्टेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, हमेशा वो नेगेटिव में रहेगा। उसका सेविंग क्या होता है, उसका फिजिकल डिफिसिट होता है, उसको हटाओ। हाउस होल्ड सेक्टर देखो बच्चे लोग, हाउस होल्ड सेक्टर कितना है देखो, हाउस होल्ड सेक्टर 46 आया,
हाँ 46 लाख है ना, ये 46 लाख ना है जी, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, हाँ 46 है वो। तो खुद देखो 71 का 46 कितना हुआ, 60% हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ में आंकड़ा? आया समझ में? ग्रॉस सेविंग का हाउस होल्ड सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, वो लगभग 60% कंस्टिट्यूट करता है। मैं एब्सोल्यूट टर्म में बता रहा हूं तुम लोग को। तो ग्रॉस सेविंग में क्या क्या चीज़ लिखना है? नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिखना है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिखना है ना, जनरल गवर्नमेंट लिखना है, वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है, गवर्नमेंट का हाउस होल्ड सेक्टर लिखना है। ये 4 चीज़ लिखो और गवर्नमेंट में खाली नेगेटिव लिख दो, क्योंकि हमेशा ऑफिस का फिजिकल डिफिसिट ही रहेगा। टोटल कितना हुआ? 71 लाख करोड़ का, और उसमें से 60% ऐसे लिख लो, उसमें लगभग 60% किसका है स्टूडेंट? हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, ऊपर से आंकड़ा मैच कर गया ना? हाँ, अब आगे जाते हैं और चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो, हाँ पूरा आंकड़ा है इसलिए थोड़ा ध्यान से। अब ये भी जानते हैं हम लोग कि हाउस होल्ड सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी लगभग 18% है, क्योंकि 5% से घटा है। पहले लगभग 23% था ना 10 साल पहले, और कितना घटा है? 5% से घटा है। जबकि 10 साल पहले ग्रॉस सेविंग कितना था? 34% था, वो 4% से घटा है। इसका मतलब व्हाट डज इट मीन? मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, इधर देखो जरा, यानी कि जितना पैसा हम जमा करते थे वो 4% से घटा है, मगर जितना हाउस होल्ड सेक्टर का जमा होता था वो 5% से घटा है। वही ये है, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर का पैसा जमा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे मैसेज आएगा कि आदमी के पास पैसा खत्म हो गया, आदमी गरीबी में चला जा रहा है। अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ तो? इनकम इनइक्वालिटी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये, कि आदमी के पास पैसा वैसा नहीं है। अभी तुमको यहाँ से पता चल जाएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी से भी पता चल जाएगा। आदमी ज़्यादा कर्ज ले रहा है, आदमी बताओ कर्ज ले रहा है, सरकार क्या बोल रही है? आदमी कर्ज ले रहा है रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, स्कूटर खरीदने के लिए, क्योंकि आदमी को पता है कि फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, वो दे देगा पैसा। आरबीआई भी कंसर्न दे चुका है कि इतना फाइनेंशियल लायबिलिटी ठीक नहीं है। देखो ना कितना बढ़ा है, 3.81 से 5.78 हुआ है, बात समझो 1 साल के अंदर। इसका मतलब क्या? आदमी कर्ज ले रहा, हो सकता है कर्ज आदमी डे टू डे एक्टिविटी के लिए भी ले रहा हो, यानी खाने के लिए भी पैसा नहीं है उसको, ऐसा भी तो सोच सकते हैं हम लोग। ये अच्छा नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए। सेविंग होना चाहिए। देखो कितना इस बार कितना जंप है 2021 22 और 22 और 23 में। देखो तो फाइनेंशियल लायबिलिटी 4 नंबर में जो दिया गया है नीचे, हाँ 3.81 से 5.78 हो गया। लायबिलिटी मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? आप कर्ज जो ले रहे हो बाहर से, बैंक सबसे, ये बढ़ा है इतना, समझ गए? तो आप देखो ऊपर देखो, हाउस होल्ड सेविंग का मतलब क्या होता है, ये तो हम समझे कि हाउस होल्ड सेविंग क्या हुआ, जीडीपी 5% से घटा है, 23 से लेकर 18%। अब इसमें ये आंकड़ा देखते हैं कि हाउस होल्ड सेविंग निकाला कैसे जाता है। तो हाउस होल्ड सेविंग के लिए जरूरी है कि ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग कितना है, वो चार्ट में था ना जी, उस चार्ट में भी छोड़ दिए थे क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है उसमें देखने में। ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग देखना है हमें, फिजिकल एसेट में कितना सेविंग हो रहा है वो देखना है हमें, ठीक है, प्लस करो सेविंग इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स वो देखना है हमें, और उसके बाद माइनस कर दोगे फाइनेंशियल लायबिलिटीज से, तो जो होगा वो क्या होगा? हाउस होल्ड सेविंग होगा। हाउस होल्ड सेविंग का मतलब क्या? कितना हम जमा किए और कितना हमारा शेयर मार्केट में है, कितना हमारा गोल्ड के पास है और कितना हम लोन लिए थे, सबको घटा देंगे तब हाउस होल्ड सेविंग निकलेगा ना जी, वही नेट फाइनेंशियल सेविंग निकलेगा ना हाउस होल्ड का, समझे? तो हाउस होल्ड सेविंग ऊपर क्या दिया गया? 1 + 2 + 1 + 2 + 3 - 4। अब देखो ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग कितना है, यहाँ पे देखो अच्छे से 11% है। पहले भी कितना था 21-22 में, वो भी 11 था, ठीक है, तो 11% मेंटेन्ड है। ये ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग है, समझ गए? अब मैं थोड़ी देर में ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग के भी बारे में बताऊंगा। अभी पहले लेते चलो पैरामीटर को, लिखते चलो स्टूडेंट ये सब चीज़। सेविंग इन फिजिकल एसेट, फिजिकल एसेट में कितना सेविंग है? लगभग 13%, ठीक है, लगभग 13%, सही बात है। और गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स में बहुत कम है, इसलिए बहुत छोटा छोटा टिक आया था ना फर्स्ट पेज में, इसी रीजन से, क्योंकि बहुत कम है, उसको वो नेग्लिजिबल है। आदमी लोग का जो गोल्ड में जो जमा है पैसा, सिल्वर में जमा है, यदि टोटल देखा जाए तो बहुत कम है, सही बात है ना, बहुत कम ही है टोटल देखा जाए तो। अच्छा, नंबर 1 को जोड़ो, नंबर 2 को जोड़ो, नंबर 3 को जोड़ो, ठीक है, सबको जोड़ दिए। देखो 11 + 12 या 13 कर दो उसको, 11 + 13 कितना होता है स्टूडेंट? 24 हुआ। अब 24 में तुम 5.78 घटा दो, क्योंकि आदमी के पास इतना जमा है। फाइनेंशियल लायबिलिटी कितना, लोन कितना लिया उसने, 5.78 घटा हुआ तो कितना आएगा? 18.42। तो इस तरह जोड़ा जाता है हाउस होल्ड सेविंग कि ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग कितना है, फिजिकल एसेट में कितना सेविंग है, गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट में कितना है, सबको ऐड करो, और कर्ज कितना है आदमी का।
तो कर्ज कितना है 5.78 है परसेंटेज ऑफ जीडीपी। समझ में आ रहा है ना? तो टोटल कितना हुआ 18.4 यानी कि लगभग 18%। समझ गए ना? तो कोई पूछेगा तुम लोग से यूपीएससी में तो हाउस होल्ड सेविंग के अंदर क्या क्या चीज़ आता है, सबको लिखना है ये सब चीज़। ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग, सेविंग इन फिजिकल एसेट्स, और इसका मतलब क्या है, ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग 11%, सेविंग इन फिजिकल एसेट्स वो भी 12-13% है। अच्छा है ना ये? फाइनेंशियल लाइबिलिटी चूंकि 5 से लेकर 6% होने के वजह से क्या हो गया 18% हो गया। अब नेट करो, नेट का मतलब क्या हुआ? नेट का मतलब हाउस होल्ड सेविंग जितना था आपका वन कितना, देखो वन कितना है तुम्हारा 11%। नेट फाइनेंशियल सेविंग ऑफ हाउस होल्ड नेट कितना हुआ 1-4। 1-4 का मतलब क्या, ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग, समझे? अब -4 करोगे फाइनेंशियल लाइबिलिटी यानी कि 11-5 करोगे, क्योंकि ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग का मतलब क्या, आपने इतना सेव किया। फिजिकल एसेट अलग होता है। फिजिकल एसेट मतलब क्या होता है कि आप जमीन खरीद लिए, आपने घर बना लिया, वो फिजिकल एसेट्स है। पैसा जो रकम जमा है बैंक में वो हुआ ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग, और जो पैसा आपने बैंक से लिया तो वो 1 और 4 में ही रिलेशन है ना। तो बैंक से जो संबंधित आपका फाइनेंशियल नेट फाइनेंसिंग कितना हुआ तो 5.26 है। ये साफ साफ आंकड़ा तुमको चीख चीख के बोल रहा है कि 2020 और 21 में 11.7% था, 21 और 22 में 7.2 था, और इस बार घट के 5.2 हो गया, यानी कि लगभग 5% हो गया। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब आदमी का पैसा ज़्यादा जमा नहीं है बैंक में, क्योंकि लोन बढ़ गया है, इसलिए बहुत कम आदमी का पैसा जमा है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। और ये नेगेटिव संकेत है। देखो तुम आंकड़ा देखो 18 से लेके तुम 22 तक कि जो नेट फाइनेंशियल सेविंग हाउस होल्ड सेक्टर का देखो, पहले 8% था, फिर 7.7% है, फिर 12% है, फिर 7 to 8% है, अभी देखो घट के तुम्हारा 5% के आसपास आ गया है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि जितना पैसा हम जमा किए बैंक में उससे कंपेयर में ज़्यादा पैसा वहाँ से लिए हैं, इसलिए अब उतना डिफरेंस नज़र नहीं आता जितना पहले था, और बैंक में डिपॉजिट कम हो रहा है, बैंक का लोन ज़्यादा जा रहा है, यहाँ से ये मिलता है। और ये अच्छा संकेत नहीं है। इसका इन्फ्रेंस क्या कि आदमी के पास उतना पैसा नहीं कि वो बैंक में जमा कर सके, और कई आदमी का स्थिति ऐसा हो कि बैंक से पैसा लेकर डे टू डे एक्टिविटी काम कर रहा है। ये अलग बात है कि सरकार हर समय बोलते रहेगी कि पैसा ले रहा है गाड़ी खरीदने के लिए, पैसा ले रहा है एसेट खरीदने के लिए, समझे? तो देखो इसी चीज़ को भी और करो, फाइनेंशियल एसेट देखो और फाइनेंशियल लाइबिलिटी देखो। तो फाइनेंशियल एसेट वही ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग लगभग वही 10.9 मतलब वही 11% है, दूसरे का आंकड़ा है वो 11% है, और तुम्हारा फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितना है 5.8% है। घटा दो दोनों के बीच में, घटा दोगे तो क्या नेट फाइनेंशियल सेविंग कितना परसेंट हो जाएगा 5%। हाँ 5% मान के चलो ना उसको। आया समझ में ये चीज़? तो अभी तक क्या क्या पढ़ाए हैं हम तुमको? ग्रॉस सेविंग 34 से 30%, हाउस होल्ड सेक्टर में 5% का वो हुआ गिरावट हुआ। टोटल ग्रॉस सेविंग कितना 71 लाख करोड़ का, और उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन सा है हाउस होल्ड सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर देखो ये सभी चीज़, उसमें ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग उसका 11%, सेविंग इन फिजिकल एसेट 12%। देखो अब मगर यहाँ से एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रहा है मुझे, क्या नजर आया? नंबर 2 देखो, नंबर 2 देखो बच्चे लोग, फिजिकल एसेट में सेव हो रहा है आदमी का। अच्छा यहाँ थोड़ा देखो तो इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि कोई बात नहीं है, ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग ठीक ठाक है, मगर इसमें सही है, मतलब फिजिकल एसेट्स में सेविंग ठीक है। तो फिजिकल एसेट में से मतलब रियल इस्टेट में हो रहा है, जमीन उमीन खरीद रहा है आदमी। जमीन खरीदने का मतलब कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब अभी तो कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग को भी पीछे छोड़ दिया वर्कफोर्स में, इससे जॉब क्रिएट होगा, इससे क्या होगा जॉब क्रिएट होगा। आ रहा है समझ में ये चीज़? देखो यहाँ पे समझो, तो हाउस होल्ड सेविंग कितना है अराउंड 61% टोटल का हाउस होल्ड सेविंग का, ग्रॉस सेविंग का हाउस होल्ड सेक्टर कितना हुआ 61% हुआ। देखो 11-12 में 68 था बच्चे लोग, 11-12 में कितना था 68 था, है ना? 68 बोल रहा हूँ मैं टोटल का क्या हाउस होल्ड सेविंग, अभी घटे कितना हो गया 61 हो गया। तो अब इस फिगर को देख लो, जो फर्स्ट में फिगर आया था वही फिगर ये है, मगर दिक्कत क्या है फाइनेंशियल सेविंग शेयर देखो, अब फिजिकल एसेट शेयर देखो। अब फाइनेंशियल सेविंग देखोगे तो लगभग 30% है। देखो 22 और 23 का देखो 0.3 से ऊपर है ना, कितना है आंकड़ा देखने आ रहा है ठीक से तुम लोग को? वो 0.3 है, मतलब केवल 30%, यानी 29 to 30%। अधिकतर आदमी पैसा खर्च कहाँ पे हो रहा है फिजिकल एसेट शेयर में, देखो लगभग सब वही है, यानी कि 30 और 70 का लगभग डिफरेंसेस है। तो आदमी ज़्यादा रुझान उस तरफ है, आदमी का फिजिकल एसेट की तरफ ध्यान है, समझ गए?
हाँ, ऑर्नामेंट में बहुत कम है तो वो नहीं भी लेंगे चलेगा। अब इसमें भी आते हैं, देखते हैं। तो सबको बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है स्टूडेंट, बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया ना तुम लोग को? अब देखो यहाँ पे समझो, हाउस होल्ड सेविंग। अब हाउस होल्ड सेविंग में देखते हैं फिजिकल सेविंग। फिजिकल सेविंग देखे ना अभी हम लोग, फिजिकल सेविंग क्या देखे कि बढ़ रहा है, वो 12% था, 18% का 12% था ना वो जी, टोटल 18%, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल लायबिलिटी को भी घटाने के बाद 18%। फिजिकल सेविंग देखो, फिजिकल सेविंग में कंपोनेंट कौन सा है? मैंने क्या बोला तुम लोग को? हाउस होल्ड सेविंग का मतलब केवल आदमी नहीं, इंडिविजुअल नहीं, एमएसएमई सब भी हो सकता है, बोले थे ना। तो पहला कंपोनेंट तुम्हारा रियल एस्टेट, देखो बढ़ रहा है ना, तो रियल एस्टेट 2/3 कंपोनेंट है इसका। 2/3 कंपोनेंट का मतलब क्या है? 12% है। 12% जीडीपी का क्या है? फिजिकल सेविंग है ना। उसका 2/3, 2/3 12 कितना होगा बताओ जल्दी से? 24 डिवाइड करो 3 से कितना होगा? 8 ही होगा जी। 8% जीडीपी का रियल एस्टेट में जा रहा है। देखो यहाँ से तुमको निकला ना बढ़िया से, 8% जीडीपी वो कंस्ट्रक्शन में, 2/3 रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में जा रहा है। 2/3 का मतलब क्या हुआ? कितना परसेंट? 12% कंस्टिट्यूट कर रहा है टोटल। 12 इंटू डिवाइड बाई 2/3 करो ना, नहीं समझ में आ रहा है? 24/3 क्या हुआ? 8 हुआ। 8% जीडीपी का वहाँ पे है फिजिकल सेविंग में, उतना पैसा रकम हो रहा है वहाँ पे। दूसरा जो 1/3 कंपोनेंट बचा है वो तुम्हारा मशीनरी और इक्विपमेंट, वही एमएसएमई को जोड़ता है वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थी लोग, समझ में आ रहा है कुछ भी तुम लोग को? जो फिजिकल सेविंग हो रहा है उससे 2/3 तो तुम्हारा रियल एस्टेट में जा रहा है, और रियल एस्टेट में जाने का मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का मतलब जीडीपी, लेबर को कितना एब्जॉर्ब करता है? फर्स्ट देखो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर 46% को वो करता है, होल्ड करता है। उसके बाद जो सेकंड सेक्टर आता है वो कंस्ट्रक्शन ही है। पहले मैन्युफैक्चरिंग था, मैन्युफैक्चरिंग को ओवरटर्न कर दिया कंस्ट्रक्शन ने, अब थर्ड में मैन्युफैक्चरिंग आता है। तो ये जो इकोनॉमिस्ट है, जो ज्ञानी है, वो क्या बोलते हैं कि देखिए कोई बात नहीं, फिजिकल सेविंग में 2/3 तो गया रियल एस्टेट में ही, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का जॉब क्रिएट होगा, डोंट वरी। और 1/3 क्या? मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए, सामान उमान मंगवाने के लिए, एमएसएमई के लिए आता है ना सामान उमान सब, उसके लिए 2/3 और 1/3 गया। समझे? ये हो गया फिजिकल सेविंग। अब थोड़ा नेट फाइनेंशियल सेविंग भी देख लेते हैं। अब नेट फाइनेंशियल सेविंग को हम लोग काट रहे हैं, उसको डिवाइड करें। इसमें 7 की एरियाज होता है। जो नेट फाइनेंशियल सेविंग नेट है, नेट का मतलब क्या कि आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी को घटाना पड़ेगा। फाइनेंशियल लायबिलिटी कितना था बच्चे लोग? ऊपर जाओ जल्दी से देखो, फाइनेंशियल लायबिलिटी 5.78, उसको घटा के, क्योंकि नेट वर्ड आया। नेट वर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जितने भी आपके ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग है, यानी कि 11% है आपका, है ना, 11% है, उसको आप फाइनेंशियल लायबिलिटी 5.78 से घटा दोगे तो घटा कितना आ रहा है? 5.26%, यानी कि लगभग 5%। अब ये 5% कहाँ खर्च होता है, कहाँ किस किस फॉर्म में आदमी का जमा है? फाइनेंशियल है। देखो पहले तो करेंसी के फॉर्म में तुम्हारे और मेरे हाथ में पैसा है, रखे हैं। सेकंड देखो डिपॉजिट, बैंक और नॉन बैंक एनबीएफसी में डिपॉजिट है। तीसरा इंश्योरेंस हो सकता है ना, पैसा ही ना जी इंश्योरेंस में। चौथा क्या? प्रोविडेंट और पेंशन फंड्स। 5 क्या हो सकता है? शेयर और डिवेंचर, शेयर मार्केट में भी पैसा लग सकता है। हाँ, स्मॉल सेविंग में कन्या समृद्धि योजना है ना, और बुजुर्ग लोग के लिए आता है, सब स्मॉल सेविंग्स है। और भी हो सकता है, अदर्स भी हो सकता है। तो ये 7 की एरियाज है। आया समझ में तुम लोग को क्या बोलना चाह रहे हैं? तो फिजिकल सेविंग में क्या है? रियल एस्टेट, उसमें 2/3 कंट्रीब्यूशन है। सेकंड क्या है तुम्हारा? मशीनरी सब 1/3 है। अब इसका तो देखिए कि आखिर फाइनेंशियल सेविंग में कहाँ पैसा हमारा छुपा हुआ है। तो एक करेंसी के फॉर्म में छुपा हुआ है, एक डिपॉजिट के फॉर्म में छुपा हुआ है, एक इंश्योरेंस के फॉर्म में छुपा हुआ है, प्रोविडेंट और पेंशन फंड में, शेयर और डिबेंचर में, गवर्नमेंट के ऊपर जो क्लेम है यानी कि स्मॉल सेविंग्स में, और भी हो सकता है 7 नंबर। अब देखो ऊपर ही जाओ, नेट फाइनेंशियल सेविंग को जूम करो, उसको देखने का प्रयास करो क्या क्या हुआ है। ग्रॉस फाइनेंशियल सेविंग कितना? 11%। फाइनेंशियल लायबिलिटी देखो, अब अच्छे से देखना यहाँ पे, इसमें सब कंपोनेंट दिया गया ना, 6 कंपोनेंट, अदर्स को छोड़ दो। तो करेंसी देखो, करेंसी कितना बढ़ोतरी है? पहले 1.9% था, वो घट के 1.1 हुआ, यानी कि आदमी के पास कैश उतना नहीं है जितना पहले था। आया समझ में? डिपॉजिट देखो, अच्छा देखो बच्चे लोग समझ में आ जाएगा बढ़िया से। डिपॉजिट देखो कितना कम हुआ है, 6.2 था पहले, 3.5 हुआ है। व्हाट डज मीन? आदमी बैंक में पैसा जमा नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि आदमी को इंटरेस्ट रेट मिल रहा है शेयर मार्केट में बढ़िया से, म्यूचुअल फंड में मिल रहा है, वहाँ जमा करेगा आदमी। ये देखो ट्रेंड बदलते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे, समझा? ये चीज़ यहाँ पे कमी है। हाँ, ये देखो शेयर और डिबेंचर में पहले 0.5 तब बढ़ के 0.9 हो गया, डबल हो गया।
वहाँ जा रहा है। दिमाग आदमी बोला कि इंटरेस्ट तो बैंक देगा ही नहीं, इससे बढ़िया शेयर मार्केट में लगाएंगे, म्यूचुअल फंड में लगाएंगे, इसलिए उस तरफ गया है। आ रहा है, ठीक से समझ में आ रहा है ना? वहाँ समझो। यहाँ पे इंश्योरेंस फंड देखो, इंश्योरेंस फंड कम हो गया है, 2.8 था अभी 1.9 हो गया। नीचे जाओ, प्रोविडेंट फंड देखो, हाँ उसमें 2.4 है। यानी कि सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो शेयर और डिवेंचर में आया है। ठीक से समझना पड़ेगा। आदमी के पास जो हाथ में पैसा था, अब बोलता है कि बैंक में जमा करेंगे तो 6% 5% ब्याज आएगा, इससे बढ़िया हम म्यूचुअल फंड में लगा देंगे। तो आदमी का बदलता हुआ मेंटेलिटी समझ में आ गया ना तुम लोग को? आदमी पैसा का, एक तो आदमी का पैसा कम हुआ है पहले से। आगे देखो, अब इस चीज को समझो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू नोट अबाउट द हाउस होल्ड फिजिकल सेविंग। फिजिकल सेविंग याद आया? 2/3 कहाँ पे? रियल एस्टेट में, 1/3 मशीनरी और इक्विपमेंट में। देखो यहाँ पे तो फिजिकल सेविंग तो लगभग 71% है। अभी जस्ट देखे थे हम लोग 29 इसका, वही 30 और 70 देखे थे ना, कि फाइनेंशियल सेविंग कितना 30% के आसपास, और ये फिजिकल 71। देखो वही बोल रहा है कि फिजिकल 7 वही लगभग 70% है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। हाईएस्ट प्रोपोर्शन है अभी तक का। देखोगे 1970 से लेकर अभी तक देखोगे सब जरा अभी तक हुआ है ये चीज़। हाँ पॉजिटिव संकेत भी है ये। पॉजिटिव संकेत क्या है कि 2/3 रियल एस्टेट में जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रहा होगा वहाँ पे। हाँ देखो, और बट जो नेट फाइनेंशियल सेविंग है वो 4 डिकेड में सबसे लो हुआ है विद्यार्थी लोग, सबसे लो हुआ है। देखो वहाँ पे ऐसा पहले नहीं होता था, ये सबसे लो हुआ है। तीसरा नंबर देखो, चिंता का विषय ये है, चिंता का विषय ये है कि फाइनेंशियल सेविंग कम हुआ है, और ये 4 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है। कायदे से नेट फाइनेंशियल सेविंग ज़्यादा होना चाहिए था विद्यार्थी लोग, ज़्यादा होना चाहिए था ना, अभी घटा है ना। नेट फाइनेंशियल सेविंग घटा है, और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ा है। लाइबिलिटी ज़्यादा बढ़ा है, लोग सब कर्ज ले रहा है खाने के लिए। तो 4 डिकेड में, 4 डिकेड में सबसे कम है ये, 5.3% जीडीपी है ये। हाँ एक पॉजिटिव संकेत क्या है कि रियल एस्टेट 2/3 बढ़ा है। किसका? फिजिकल सेविंग का। तो इसका तो बहुत फायदा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज रहता है। क्या होता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज? रियल एस्टेट का पीछे का चीज़ देखोगे तो रियल एस्टेट बढ़ने का मतलब क्या है? गिट्टी बलुआ, स्टील। जब स्टील का डिमांड बढ़ जाएगा, गिट्टी बलुआ का डिमांड बढ़ जाएगा, तो क्या है? रोजगार क्रिएट होगा, बैकवर्ड लिंकेज। और आगे क्या है? आगे तुम्हारा मार्केट, लोग सब आएंगे खरीदने के लिए उसको, तो दोनों का ही फायदा। तो देखो क्या बोल रहा है कि इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज अदर इकोनॉमिक सेक्टर से जुड़ा हुआ है, और सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर के बाद। अब मैन्युफैक्चरिंग को ये ओवरटर्न कर लिया है, तो अच्छी बात तो है। दिस स्टेट इज नॉट एन इमीडिएट कंसर्न होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। हम मानते हैं कि फाइनेंशियल सेविंग हुआ है, उसमें सरदर्द है हमारे लिए। वहाँ फिजिकल जो एसेट हुआ उसमें 2/3 कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, तो ये खुश होने की बात है। क्यों? क्योंकि दोनों में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज जैसे बाकी सेक्टर को भी मल्टीप्लाइड इफेक्ट देगा ये। तो 3 की ट्रेंड्स इन हाउस होल्ड सेविंग आर क्लियरली एविडेंट। 3 चीज हमें समझना होगा। जो हाउस होल्ड सेविंग घटा है, इसे 3 चीज निकालना होगा। एक चीज तो हमने देख लिया कि अब आदमी को ना डिपॉजिट में मजा नहीं आ रहा है, उसको इंटरेस्ट कम मिल रहा है, इसलिए आदमी लोग शेयर और डिबेंचर की तरफ मूव कर रहे हैं, प्रोविडेंट और पेंशन फंड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब बैंक डिपॉजिट में मजा नहीं आ रहा है आदमी लोग को, ये बात तो हमने डेटा से देख ही लिया। दूसरी बात है कि जो हाउस होल्ड लाइबिलिटी है वो बढ़ते चला जा रहा है, फ्यू ईयर्स में लोग कर्ज लेते चले जा रहे हैं, समझ गए ना। और हाउस होल्ड देखो क्या है कि अधिकतर पैसा सब आदमी सब फिजिकल एसेट में जमा करना चाह रहा है। तो सरकार क्या बोलती है यहाँ पे? सरकार बोलती है कोई बात नहीं, फाइनेंशियल सेविंग लाइबिलिटी बढ़ा है ताकि आदमी को इतना भरोसा है कि इकोनॉमी बहुत अच्छा से ग्रोथ करेगा और आदमी के पास पैसा आएगा, आदमी चुका देगा। ये सरकार का वर्जन है, मगर जो इकोनॉमिस्ट है वो तो नहीं मानेंगे इस चीज़ को, कहें कि नहीं के सेफ्ड रिकवरी है, भी सेफ्ड रिकवरी है इकोनॉमिक का। कुछ सेक्टर बहुत आगे जा रहा है तो कुछ सेक्टर बहुत नीचे जा रहा है, और गिनी कोफिशिएंट बढ़ रहा है, इनइक्वलिटी बढ़ रहा है, ये संकेत दे रहा है ये चीज़। तो ठीक है, डिबेट है, और इकोनॉमिक्स लोग ज़्यादा सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्थिति बहुत खराब हो गया मिडिल क्लास सबका। आगे देखो एक्सपर्ट का ओपिनियन देखो, यहाँ पे एक्सपर्ट क्या बोलते हैं। तो एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि हायर शेयर ऑफ सेविंग ये जरूरी है, क्योंकि जितना सेविंग होगा उतना इन्वेस्टमेंट होगा इकोनॉमी में। तो लॉन्ग टर्म आप सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हो, लॉन्ग टर्म आप ग्रोथ चाहते हो, तो उसके लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा फाइनेंशियल सेविंग, लायबिलिटी को कम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको कंट्री का ये देखो वही कंट्री का सेविंग रेट को बढ़ाना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा आपको। और ये देखो सेविंग रेट ये माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, जैसे इन्फ्लेशन हो गया ना
फॉरेक्स हो गया ना, एक्सटर्नल डेब्ट हो गया ना, इंपोर्ट कवर हो गया ना, ये सब क्या चीज है? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ऑन सिमिलर लाइन ग्रॉस सेविंग, हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग, ये सभी माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये जितना अच्छा हो उतना इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव संकेत है। आया समझ में? तो इसलिए पॉलिसी मेकर को ये सभी चीज़ देखना चाहिए बढ़िया से, समझे? इस पे काम करना चाहिए और कोशिश होना चाहिए कि जितना अधिक से अधिक इस चीज़ को बढ़ाया जाए। अब कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, इस पे काम करना चाहिए। होप सो समझ में आ गया होगा। चलो देखो, मोर रिसोर्सेज फॉर पब्लिक इंस्टीट्यूशन इज ए मस्ट फॉर हेल्थ फॉर ऑल। सिलेबस देखो, जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। अब मामला क्या है, देखो अभी एक रिपोर्ट पब्लिश्ड हुआ है। अब पता चला कि ये जो पेंशन सब जो है, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, इसने प्रीमियम में हाइक कर दिया 20%, 30%। यानी कि जो आप प्रीमियम जमा करते थे, प्रीमियम जमा करता है ना कि इतना इतना महीना में इतना इतना रुपया देना है, इंश्योरेंस कंपनी को बहुत बढ़ा दिया, 20%, 30% बढ़ा दिया। गलत है ना? आदमी मिडिल क्लास वाला आदमी कहाँ से देगा पैसा उतना? अचानक बढ़ा दिया, वही स्टीप हाइक कर दिया, 20-30% हाइक कर दिया। जबकि देखोगे कि बच्चे लोग, जो आपका हेल्थ केयर सेक्टर में जो इन्फ्लेशन आया है वो 4.3 और 6.3 के बीच में आया है 12 मंथ में। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हेल्थ केयर सेक्टर में बढ़ोतरी हुआ, चलो 5%, 6% से बढ़ोतरी हुआ, तो भाई बढ़ोतरी के हिसाब से ना आपको प्रीमियम में हाइक करना चाहिए था। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जो हाइक हुआ प्रीमियम, तो प्रीमियम का जो हाइक होना चाहिए तो हेल्थ केयर सेक्टर में क्या इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से ना होना चाहिए था। इसमें 5 से लेकर 6% हो रहा है तो हाइक हो रहा है 20 से 30%। ये क्या सही बात है? गलत किया है इसमें। और IRDAI जो सबसे बड़ा आपका पेंशन्स के लिए सबसे बड़ा जो रेगुलेटर है, इंश्योरेंस के लिए जो सब पेंशन बोल रहे सॉरी, जो इंश्योरेंस के लिए जो सबसे बड़ा रेगुलेटर है, वो क्या बोलता है कि 3 इयर्स में ही एक बार प्राइस रिवाइज हो सकता है, 3 साल में हो सकता है। तो भाई तुम अभी क्यों किया? तुम 20%, 30% क्यों बढ़ाया? जबकि मेडिकल फील्ड में इन्फ्लेशन हो रहा है 5 से लेकर 6% के बीच में, इतना क्यों किया? सवाल उठ रहा है ये चीज़। यानी कि मोनोपोली ना कर रहा है, इसका मतलब मोनोपोली कर रहा है वो। अब ये देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से देखोगे तो तुमको पता चलेगा बच्चे लोग स्थिति बहुत खराब है। 140 करोड़ की आबादी में केवल 50 करोड़ आदमी हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है। बॉटम 5 तो तुम्हारा वही आयुष्मान भारत से जुड़ा हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ा हुआ है, उसमें 22 यानी कि 50 करोड़ में 22 करोड़ तो इसी से जुड़ा हुआ है। यानी कि 2/3 कितना, 140 करोड़ है ना आबादी भारत में, 2/3 तो कोई कवरेज ही नहीं है बेचारे लोग का। तो फिर इसका मतलब बहुत है। अब देखो इसमें चिंता होने वाली बात का चिंता है, जो आदमी के पास इंश्योरेंस नहीं है वो आदमी बीमार हो जाए, उसका घर का आदमी बीमार हो जाए तो जो भी पैसा कमाया वो सब चला जाएगा हाथ से, वो फिर BPL में चला जाएगा, उसको 3 टाइम का खाना तक नहीं मिलेगा। तो 2/3 पॉपुलेशन आपका 100 करोड़ लगभग कह सकते हो, 90 से लेकर 100 करोड़ का जो आबादी है वो इंश्योरेंस कवरेज से नहीं है। तो ये दुर्भाग्य की बात है इंडिया के लिए। और 20 अब देखो तुम तो खुश हो रहा होगा कि आयुष्मान भारत के अंदर 22 करोड़ आदमी बेनिफिशियरी है, अच्छी बात है, सरकार का ये प्रयास तो बहुत अच्छी बात है। मगर सबसे दिक्कत पता है आयुष्मान भारत में क्या है कि जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं देता। स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल सब देखते हो कितना धांधलीबाजी करता है। जिसका आधार कार्ड देखते हो ना, तमिलनाडु में क्या इशू आया था आयुष्मान भारत को लेके, दूसरा फर्जी आधार कार्ड से लिंक करके पैसा ऊपर से खा रहा था बैठ के। सरकार डिमोटिवेट हो जाएगा इससे में, डिस्करेज नहीं होगा क्या सरकार? ये लोग देता तो है प्राइवेट हॉस्पिटल सब आयुष्मान भारत का लाभ, मगर बाबू सब चार्ज ले लेगा पेशेंट्स कि तुम्हारा ये हुआ, तुम्हारा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अब बाद में उधर से भी क्लेम करेगा सरकार से भी कि दीजिए इतना खर्च हो रहा है इसके ऊपर। तो पेशेंट का भी मार लिया, ऊपर से भी ले लिया, क्योंकि एथिक्स तो रहा नहीं अब मेडिकल ये सब में, हॉस्पिटल सब में एथिक्स का जीरो कर दिया डॉक्टर सब डॉक्टर नहीं, अधिकतर डॉक्टर तो ऐसा ही हो चुका है। तो स्थिति गंभीर है। देखो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, यानी कि जब कोई आदमी बीमार हो रहा था, आदमी के जेब से कितना पैसा जा रहा है। तुम लोग जान के हैरान तो नहीं होगे, मैं जान के खुशी मिलेगा तुमको कि डेवलप कंट्री में मात्र 10 से लेकर 20% का पॉकेट एक्सपेंडिचर है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। यानी कोई आदमी फॉरेन कंट्री में बीमार हो जाए तो उसका इंश्योरेंस इतना मजबूत होता है कि बाबू इंश्योरेंस से देख लेगा उसको, इंश्योरेंस कंपनी आके ही उसका इलाज कर देगा। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में पहले पॉकेट एक्सपेंडिचर 55% था, वो घट के 48% आया है।
हम जानते हैं कि 48% तो केवल ऑफिशियल आंकड़ा है, यानी कि आदमी बीमार हुआ ना तो 50% तुम्हारे जेब से पैसा जा रहा है और 50% तुम्हारा स्टेट और सेंटर हेल्प कर रही है तुमको। प्राइवेट हॉस्पिटल, अच्छा सरकारी हॉस्पिटल जाते हो तो पैसा नहीं लगता है क्या? लगता तो है। और प्राइवेट जाओगे तो पूरा मुड़ लेगा, पूरा खत्म ही कर देगा पैसा कुछ नहीं है, हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं। तो ये तो बहुत गंभीर विषय है स्टूडेंट, कि कोई आदमी का बहुत बड़ा यदि बीमारी हो जाए तो हालत खराब हो जाएगा उसका घर का। तो क्यों? क्योंकि पॉकेट एक्सपेंडिचर अभी भी 48% है। प्रधानमंत्री ये जन आरोग्य जो योजना है, आयुष्मान भारत जो इसको बोलते हैं हम लोग, ये केवल इन पेशेंट केयर है, यानी कि जो हॉस्पिटल में जो रहेगा उस पर जो इलाज चलेगा उसी के लिए, दवाई के लिए तो पैसा देने वाला है नहीं। और भी मेडिकल टेस्ट होता है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, यानी कि आउट पेशेंट केयर जिसको बोलते हैं, आउट पेशेंट केयर के लिए कुछ पैसा नहीं। तो भाई तो पैसा तो पेशेंट का चला ही जाएगा। बताओ ये लोग खुशी खुशी नहीं, जो आदमी है आयुष्मान भारत कार्ड बना के खूब खुश है, मैं जब अंदर जाएगा तो ये टेस्ट वो टेस्ट, ये मेडिकल वो चला जाता है। अब देखो प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल में दोनों में ही अवेलेबल है ना। मैं दिक्कत वही हो रहा है कि प्राइवेट वाला तो जानते हो कि धांधलीबाजी करता है। स्टडी वही बोला कि जो भी आयुष्मान भारत का हुआ है इनफेक्टिव है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को लेके पैसा बचे बोल के आयुष्मान भारत का हो रहा है, मगर आ नहीं रहा है। देखो प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करता है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो इनबिल किया है, इनबिल मतलब जो अपने अंदर रखा है, वो भी देखो सरकार से भी पैसा ले लेता है और उसे पेशेंट से भी पैसा ले लेता है। पेशेंट को बोलता है कि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ, तो पेशेंट क्या खुशी खुशी आयुष्मान कार्ड बना के जाता है, मगर देखो स्थिति कितना खराब है। तो ये चिंताजनक बात है स्टूडेंट। तो इसलिए सरकार को यहाँ पे मैसिव मूड में आना पड़ेगा। नहीं चलेगा, केवल आयुष्मान भारत खोल के नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं एम्स बने कंट्री में? एक से एक एम्स बनना चाहिए, हर स्टेट में एम्स बनना चाहिए, समझे। तो वही बोला कि पॉलिसी को शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप केवल वही बोल रहा है कि रिसोर्सेस आर एलोकेटेड लेस फॉर हेल्थ कवरेज को नहीं दिया जा रहा है, यानी कि पैसा जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहा। ये अलग बात है कि सेंटर और स्टेट दोनों मिला के अभी तक कितना हुआ, 2.1% हुआ, स्टेट की तरफ से 1.4% और 0.7% तुम्हारा सेंटर की तरफ से। अच्छी बात है, कोविड आया तो कोविड की वजह से थोड़ा बुद्धि खुला है स्टेट और सेंटर का, नहीं तो उससे पहले तो तुम्हारा 1.5% से भी कम था। अभी भी ज़्यादा खर्च स्टेट ही करती है, केवल जीडीपी का 2.1% हेल्थ पे होता है, कायदे से इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। मगर ठीक है, पहले कंपेयर में ज़्यादा है, वो कोविड की वजह से हुआ है। अभी हमें चाहिए रोबस्ट हेल्थ केयर रेगुलेटर चाहिए, समझे। जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल में उस पर लगाम लगाना जरूरी है। देखते हो ना, फीस मनमानी, कोई आदमी मर गया है, आईसीयू रूम का चार्ज लिया जा रहा है, 3 दिन 4 दिन बाद बोल रहा है कि मर गया, 3-4 दिन तक ऐसे बैठा कर रखा है उसको। हाँ ऐसा देखो न्यूज़ में आते रहता है। तो मतलब आपने हेल्थ के साथ तो काम ही गड़बड़ कर दिया। अब बेचारा देखो गरीब आदमी सब कहाँ जाएगा वो सब? हाँ सरकारी अस्पताल ही जाएगा, सरकारी अस्पताल में ये स्थिति, आयुष्मान कार्ड बनाया तो ये स्थिति, तो ये ठीक नहीं है। सरकार को भी सोचना चाहिए यहाँ पे। और क्यों ना देखो, अभी भी देखो आंकड़ा के हिसाब से देखोगे तो जितने भी टर्सरी मेडिकल फैसिलिटी है, मतलब टर्सरी का मतलब जैसे एम्स में जो क्वालिटी है, एक से एक तुम्हारा जो मिलता है, जैसे गंगाराम सब है ना वहाँ पे हॉस्पिटल, बहुत तगड़ा हॉस्पिटल है, वो सब टर्सरी सेक्टर वाला है। बताओ 2/3 तो प्राइवेट का ही कंट्रोल है उसमें। अब प्राइवेट कंट्रोल का मतलब क्या, अमीरी आदमी दिखा सकता है वहाँ पे। और एम्स में देखो कितना लाइन लगा रहता है, क्या सब आदमी जा पाता है वहाँ पे? तो सरकार को पब्लिक इंस्टीट्यूशन पे ध्यान देना चाहिए, समझे। कंप्लीटेड। अब देखो इंश्योरेंस, थोड़ा एक इंश्योरेंस का भी तो प्रॉब्लम है। अभी देखो इंश्योरेंस ने प्रीमियम बढ़ा दिया है, तो आदमी कहाँ से देगा? पैसा होगा तभी तो देगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन में बहुत इन्वेस्ट करिए, वो ज़्यादा बेटर है। यदि आदमी का हेल्थ सही रहेगा तो आदमी ट्रू लेवल पर डेमोग्राफिक डिविडेंड बन पाएगा, समझ गए ना। कंप्लीटेड।